नमस्कार मित्रों, आइएगा आचार्य भवानी शंकर शर्मा के साथ आज हम उच्चारण स्थान पढ़ने जा रहे हैं। मित्रों, तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। और कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्ण विचार, उसके बाद में आज मैं उच्चारण स्थान पार्ट फर्स्ट लेके आ रहा हूँ। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उच्चारण स्थान, ध्यान रखिएगा मित्रों। उच्चारण स्थान जो टॉपिक है वो आपके रीट में काम आएगा, ध्यान रखिएगा मित्रों। रीट में बहुत ही महत्वपूर्ण काम में आने वाला है। यहाँ से कम 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं मित्रों, ध्यान रखिएगा। और यही नहीं, उच्चारण स्थान के साथ साथ मित्रों यहाँ पर आपकी संधि भी खत्म होगी, ध्यान रखिएगा। उच्चारण स्थान के साथ साथ संधि भी खत्म होगी मित्रों, ध्यान रखिएगा। संधि भी देखने को मिलेगी। उच्चारण स्थान के साथ साथ आप संधि भी सीखेंगे मित्रों, ध्यान रखिएगा। तो ये उच्चारण स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आता है। कोई भी शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती का कोई भी एग्जाम हो मित्रों, शिक्षक भर्ती का कोई भी एग्जाम हो, वहां पर आपको उच्चारण स्थान देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा मित्रों। उच्चारण स्थान का टॉपिक देखने को मिलेगा, संधि का टॉपिक देखने को मिलेगा। तो आइएगा, आज हम उच्चारण स्थान देखेंगे और उच्चारण स्थान सीखेंगे और उच्चारण स्थान के बारे में देखेंगे कि क्या क्या व्यथाएं, क्या क्या कथाएं कही गई है उच्चारण स्थान के बारे में, क्या महत्वपूर्ण चीज उच्चारण स्थान के अंतर्गत निकल के आती है। देखिएगा मित्रों, आओ स्टार्ट करते हैं। उच्चारण स्थान वर्णों का, जितने भी वर्ण है 63-64, उनका एक स्थान होता है बोलने का, वही उच्चारण स्थान कंडीशन है। देखिएगा, यहां पर 3 कंडीशन में उच्चारण स्थान को रखा गया है। पहली है लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार उच्चारण स्थान कितने हैं? दूसरी कंडीशन है वो है आपकी सिद्धांत कौमुदी, अर्थात जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। और एक तीसरी कंडीशन और है मित्रों, वो है पाणिनि शिक्षा के अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार। देखिएगा मित्रों, यहां पर अपने सामने आया है लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार क्या क्या क्रम बताया गया है, ध्यान रखिएगा मित्रों। यहां पर हम देखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो क्रम बताया गया है मित्रों, वो बताया गया है 11 प्रकार के होते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या बताई गई है। व्याकरण सिद्धांत के अनुसार 10 बतलाई गई है। और पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थानों की संख्या बताई गई है वो बताई गई है 8 प्रकार की बताई गई है। ध्यान रखिएगा मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी और पाणिनि शिक्षा के अनुसार जो बताई गई है संख्या इनकी, वो निम्न प्रकार से है, 11, 10 और 8 बताई गई है। ध्यान रखिएगा मित्रों। अष्टाध्यायी के अनुसार अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले, अष्टाध्यायी के अनुसार प्रश्न पूछ ले कि अष्टाध्यायी के अनुसार कितनी है। अष्टाध्यायी एक ग्रंथ है, पाणिनि ने लिखा है। अष्टाध्यायी के अनुसार आपसे पूछ ले तो इसकी संख्या आप 11 ही बताएंगे, 11 ही बताएंगे। तो ये कंडीशन आपके सामने 4 कंडीशन है, लघु सिद्धांत के अनुसार, वैयाकरण सिद्धांत के अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार, अष्टाध्यायी के अनुसार। देखिएगा मित्रों, लघु सिद्धांत के जो रचयिता हैं, ये एक पुस्तिका है। लघु सिद्धांत के जो रचयिता हैं वो है वरदाचार्य जी, वरदाचार्य जी। ध्यान रखिएगा मित्रों, वरदाचार्य जी हैं। जो वैयाकरण सिद्धांत के हैं वो है भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित। पाणिनि शिक्षा, पाणिनि, अष्टाध्यायी, महर्षि पाणिनि। ध्यान रखिएगा, ये रचनाकार है, ध्यान रखिएगा मित्रों इनके। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगी। लघु सिद्धांत वरदाचार्य जी की है, इनके अनुसार उच्चारण स्थानों की संख्या 11 है।
वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित ने लिखी है, जिसके अनुसार 10 बतलाई गई है। पाणिनि शिक्षा और अष्टाध्यायी के अनुसार, पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8 क्रम बताए गए हैं और अष्टाध्यायी के अनुसार 11 प्रकार के उच्चारण स्थल बताए गए हैं। तो देखिएगा मित्रों, प्रमुख रूप से ये संख्याओं का जो स्थिति है वो आपको सामने देखने को मिलती है, पर हम जब रीट की तैयारी करते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही उचित मानी जाती है। 11 प्रकार पूछे जाते हैं, पर इन क्रम में जब प्रश्न पूछ ले पाणिनि शिक्षा के अनुसार कितनी है, तब आप 11 न बताकर कितनी बताएंगे, 8 बताएंगे। अष्टाध्यायी के अनुसार 11 बताएंगे, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितनी बताएंगे, 10 बताएंगे। ये ध्यान रखिएगा मित्रों, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइएगा हम आगे चलते हैं, हम उच्चारण स्थान को देखते हैं। हम चूंकि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है उच्चारण स्थान, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिएगा मित्रों, हम शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहला सूत्र निकल के आता है, यहां पर पहला सूत्र निकल के आता है उच्चारण स्थान का। पहला सूत्र निकल के आता है अकूह अकूह विसर्जनीयानां विसर्जनीया नाम कंठः। अकूह विसर्जनीयानां कंठः, एक सूत्र निकल के आया है, अकूह विसर्जनीयानां कंठः। मित्रों बोलना है, घर पे बैठ के बोलना है मित्रों, इस सूत्र को एक बार बोल के देखिएगा, अकूह विसर्जनीयानां कंठः। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये हिंदी में भी काम में आएंगे और संस्कृत में भी काम में आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये संस्कृत भाषा में भी काम में आएंगे और प्लस हिंदी भाषा में भी काम में आएंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, दोनों जगह काम में आने वाला टॉपिक है। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आया है अकूह विसर्जनीयानां कंठः, जो उच्चारण स्थान का एक सूत्र है। यहां से देखिएगा क्या प्रश्न पूछता है। हमने एक बार उसको गुनगुनाना जरूरी है, अगर इसको गुनगुना लोगे तो तुरंत याद हो जाएगा। बोलिएगा अकूह विसर्जनीयानां कंठः। देखिएगा यहां से क्या लिया जाता है, कौन कौन से वर्ण लिए जाते हैं जिनका उच्चारण स्थल कंठ है। देखिएगा यहां से लिया मैंने अ, चूंकि 3 लिखा है मैंने, ए3, क्यों? अ का मतलब अह्रस्व, आ दीर्घ और आ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तीनों कंडीशन ध्यान रखिएगा। कु का मतलब क्या होता है मित्रों? क वर्ग। कु का मतलब क्या होता है? क वर्ग, क ख ग घ ङ। ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, यहां से लिया मैंने ह, ये लो ह ले लिया। और विसर्जनीय का मतलब क्या होता है? विसर्ग। ध्यान रखिएगा मित्रों, विसर्जनीय का मतलब क्या है? विसर्ग। अर्थात इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थल माना गया है, इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थल माना गया है वो कौन सा माना गया है मित्रों? कंठः माना गया है। ध्यान रखिएगा मित्रों, कौन सा माना गया है? कंठः माना गया। एग्जामिनर यहां से प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा उसकी भी चर्चा करूंगा, पर एक बार वापस देखिएगा, अकूह विसर्जनीयानां कंठः। अ क वर्ग ह विसर्ग, उच्चारण स्थल कहां से होगा? कंठ से। ए की कंडीशन कितनी है? 3, अ आ ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। आइएगा यहां पर आगे चलते हैं। एग्जामिनर प्रश्न कैसे बनाएगा मित्रों? देखिएगा, एग्जामिनर जैसे प्रश्न पूछ ले, निम्नलिखितेषु ग वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। एग्जामिनर ने आपसे प्रश्न पूछ लिया, ग वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। ऑप्शन देगा मित्रों निश्चित तौर पर। देखिएगा ये ऑप्शन दे दिया। अब देखिएगा एग्जामिनर ऑप्शन देगा, बोलेगा मूर्धा है क्या, बोला तालु मान लूं क्या, बोला नासिका मान के देखें क्या, बोला कंठ है क्या, ये बताओ भाई इसको उच्चारण स्थल कौन सा होगा। तो हमें पता है ग किस में आता है? क वर्ग में। क ख ग तीसरा वर्ण है, तो इसका उच्चारण स्थल कहां से माना जाएगा? कंठ। तो हमारा सही उत्तर क्या जाएगा? इसका कंठ जाएगा। मित्रों कई बार क्या करता है एग्जामिनर, इतना दे देता है अकूह विसर्जनीयानां,
आगे आएगा डेस डेस डेस, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या जाएगा, कंठ जाएगा। ध्यान रखिएगा मित्रों, इस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है। तो हमारा पहला सूत्र क्लियर होता है, अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, आ क वर्ग ह विसर्ग उच्चारण कहां से होगा, कंठ से होगा। आगे चलिएगा मित्रों, अगला सूत्र कौन सा है, अगले सूत्र पर परिचर्चा करते हैं। यहां पर पहला सूत्र हमारे सामने क्लियर हुआ है, अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। सूत्र नंबर दूसरा, सूत्र नंबर दूसरा कौन सा आ रहा है, देखिएगा दूसरा सूत्र है, ये सूत्र है इचु यसानाम, इचु यसानाम तालु, इचु यसानाम तालु। सीधी बात, नो बकवास। अर्थात इचु यसानाम तालु सूत्र क्या कह रहा है, सीधा सीधा बोल रहा है कि इचु यसानाम तालु, एक बार बोल दिया याद हो गया सब कुछ, इचु यसानाम तालु। अर्थात ये सूत्र क्या कह रहा है, बोला मित्र ई कितने लगाऊं ऊपर, 3, क्योंकि ई ह्रस्व भी है, ई दीर्घ भी है और ई प्लुत भी है। ध्यान रखिएगा मित्रों, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत तीनों कंडीशन इस ई के अंतर्गत। आगे क्या बोल रहा है, च वर्ग, आगे क्या बोल रहा है मित्र, य, और आगे क्या बोल रहा है, श। इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थल माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, तालु भाग माना जाएगा, तालु उच्चारण स्थल माना जाएगा। एग्जामिनर वैसे ही प्रश्न पूछेगा, अभी जैसे मैंने प्रश्न पूछा था ग वर्णस्य उच्चारण स्थलम किम, यहां से कोई भी वर्ण उठाकर दे सकता है। पूछ लेगा ई वर्णस्य उच्चारण स्थलम किम, य वर्णस्य उच्चारण स्थलम किम, स वर्णस्य उच्चारण स्थलम किम, कोई भी प्रश्न यहां से 4 वर्ग में से 5 में से कोई सा भी उठा के दे लेगा और ऑप्शन दे देगा। पूछ लेगा कौन सा होगा, तो हमारा उत्तर क्या जाएगा, तालु जाएगा। देखिएगा मित्रों, ये जो स है, इस स को हम तालव्य श कहते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, इस स को हम तालव्य श के नाम से जानते हैं। ये जो श आया है, इसको आप जो सलजम वाला स कहते हो, तो वो स जो है वो तालव्य श के नाम से जाना जाता है। आइएगा मित्रों, चूंकि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था संधि, संधि भी यहाँ से क्लियर होगी, देखने को मिलेगी। आइएगा मित्रों, संधि की भी चर्चा करते हैं आज आप लोगों के सामने। देखिएगा, मैंने कहा ई का भाई कौन है, य। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा हो रही है मित्रों, संधि पढ़नी नहीं पड़ेगी, इससे पहले ही संधि के उदाहरण क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, संधि पढ़ेंगे चूंकि, पर यहां से ही संधि के लगभग 70 से 80% संधि यहां पे खत्म हो जाएगी हिंदी संस्कृत भाषा की, और 20% बचेगी, 30% बचेगी, वो हम संधि के अंतर्गत क्लियर करेंगे। तो संधि संपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, उससे पहले ही आपको बहुत सारे नियमों के बारे में यहीं से पता चल जाएगा कि संधि की जो आगमन है वो उच्चारण स्थान से ही हुआ है। देखिएगा मित्रों, ई का भाई कौन है, य है, और मैंने कहा चैवर का भाई कौन है, स है। देखिएगा मित्रों, ई का भाई कौन है, य, चैवर का भाई कौन है, स। ई और य के भाईचारे को मैं संधि कहता हूं, यण संधि। ध्यान रखिएगा मित्रों, मैं ई और य के भाईचारे को संधि कहता हूं, यण संधि, और चैवर्ग और स के भाईचारे को मैं संधि कहता हूं, विसर्ग संधि। ध्यान रखिएगा मित्रों, मैं यहाँ पर ई और य के भाईचारे को यण संधि और च वर्ग और स के भाईचारे को विसर्ग संधि के नाम से संबोधित करता हूँ। कैसे, देखिएगा, मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ सबसे पहले यण संधि की। सर आपने ई और य के भाईचारे को संधि यण संधि कैसे कहा, देखिएगा, यण संधि भाईचारा किसका किसका है, ई का है और य का है। ई और य का क्या है, भाईचारा है। देखिएगा मित्रों, ई का भाई कौन है, यह है। देखिएगा मित्रों, उदाहरण करके देखते हैं यण संधि का बनता है क्या। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, मैंने कहा अधि प्लस आपकह। एक उदाहरण लिखा है मित्रों आपके सामने, अधि प्लस आपकह। प्लस से पहले किसकी मात्रा है मित्रों, साफ साफ दिख रही होगी, प्लस से पहले ई की मात्रा है। देखिएगा, जैसे आधा ध और आधी ध में किसकी मात्रा लगी हुई थी मित्रों, ह्रस्व ई की मात्रा, और उसके बाद में क्या है, आपकह। ये लो आपकह, आपके सामने आपका लिख दिया। अब देखिएगा, ई का भाई तो कौन है हमारे हिसाब से, य। ई का भाई कौन है हमारे हिसाब से, य। तो मैं अगर ई को भगा दूं,
ई को भगा दूं और ई के स्थान पर किसको बैठा दूं, यह को बिठा दूं। ई को तो भगा दिया और किसको बिठा दिया, यह को। चूंकि यह क्या है, आधा है, तो आधे यह को बिठा दिया। अब स्थिति नीचे लाओ मित्रों, क्या बनती है, अ आधा ध और ई के स्थान पर य और आगे कौन आया है, आपकह। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो यहां पर देखिएगा ध में आधा ध य और आ, ये पूरा मिलकर जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, अध्यापकः। अध्यापकः। और अध्यापक में संधि कौन सी है मित्रों, यण संधि मानी जाएगी। अध्यापक शब्द में संधि कौन सी मानी जाएगी, यण संधि आपके सामने मानी जाएगी, ध्यान रखिएगा मित्रों। इसी प्रकार से मैं परिचर्चा करूं विसर्ग संधि की। यहां से एक उदाहरण देखने को मिला, इससे बहुत सारे उदाहरण क्लियर होंगे। मैं आपको कुछ उदाहरण करने के लिए यहां पर देता हूं, जिसे आप करके देखिएगा। बनते हैं क्या आपसे, प्रति प्लस आगमनम। जैसे मैंने कहा वैसे ही बना के देखिएगा। यण संधि के लिए प्रति प्लस आशा, मैंने कहा परि प्लस अटनम। जैसे मैंने कहा आप लोगों के सामने शुद्धि प्लस उपास्य। ये कुछ उदाहरण है, आप बना के देखिएगा। 4 उदाहरण दिए मैंने आप लोगों को, ये बना के देखिएगा आपसे बनते हैं क्या। इसी क्रम में बनाने हैं जिस क्रम को मैंने आपको भी समझाया है, यण संधि का ई और य का भाईचारा, उसी प्रकार से आपको ये उदाहरण बनाकर देखने हैं। चूंकि आगे चलते हैं, यहाँ पर मैंने विसर्ग संधि भी बताई है मित्रों। ये जो ऐसा नाम तालु सूत्र में ही यहाँ पर हमने तालु भाग तो कंप्लीट कर ही लिया, संधि के प्रश्न और क्लियर कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट में विसर्ग संधि का लेता हूं मित्रों। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, ये पहला पॉइंट था यण संधि और अगला है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि के अंतर्गत किसका भाईचारा है मित्रों, विसर्ग संधि के अंतर्गत भाईचारा है च वर्ग का, किसके साथ, स के साथ। कौन से स के साथ, तालव्य श के साथ। च वर्ग का भाईचारा है तालव्य स के साथ। यहां पर हम उदाहरण करके देखते हैं मित्रों, पर इससे पहले यहां से नियम बन के आएगा मित्रों। क्या नियम बन के आएगा देखिएगा। नियम ये बन के आया कि भैया अगर विसर्ग के बाद में आपको मिल जाए च, छ या श, इनमें से कोई भी वर्ण मिल जाए, च छ स, देखिएगा मित्रों विसर्ग के बाद में च छ श में से कुछ भी मिल जाए तो हमें करना क्या है, इस विसर्ग को तो भगा देना है और विसर्ग के स्थान पर तालव्य श बैठा देना है। विसर्ग को तो भगा देना है, विसर्ग के स्थान पर तालव्य श बैठा देना है। तो उदाहरण बन के निकल जाएगा अपना विसर्ग संधि का। कैसे, जैसे देखिएगा मैंने यहां पर उदाहरण लिखा, नीहि प्लस चितः, नीहि प्लस चितः क्या बन जाएगा, निश्चितः। मैंने कहा आपके सामने नीहि प्लस शुल्कः, मैंने कहा नीहि प्लस शुल्कः क्या बन जाएगा मित्र, निशुल्कः। अर्थात यहां पर आपके सामने उदाहरण बन के आएगा निश्चितः, निश्चितः। देखिएगा अर्थात विसर्ग के स्थान पर क्या आकर बैठ गया, तालव्य श। निशुल्कः यहां पर जो आपके सामने बन के आएगा उदाहरण निशुल्कः। देखिएगा मित्रों विसर्ग के स्थान पर श आकर बैठ गया। नीहि प्लस चितः, नीहि प्लस शुल्कः, आराम से अपने साथ उदाहरण बन सकते हैं सारे के सारे विसर्ग संधि के। तो हमारे सामने जो सूत्र आया है वो केवल एक ही सूत्र है, जो ऐसा नाम तालु। ये सूत्र क्या कहता है, ई च वर्ग य स। उच्चारण स्थल कौन सा होगा मित्रों, तालु। यहाँ पर हम देखें इस स को कौन सा स कहते हैं, तालव्य श। ई का भाईचारा किसके साथ है, य के साथ। च वर्ग का भाईचारा किसके साथ है, स के साथ। ई और य के भाईचारे को संधि कौन सी कहते हैं, यण संधि। च वर्ग और स के भाईचारे को संधि कौन सी कहते हैं, विसर्ग संधि। तो यहाँ पर यण संधि का नियम ये बना कि ई का भाईचारा किसके साथ है, य के साथ। ये पहला नियम है। तो यहाँ पर मैंने अधि प्लस आपको समझाया, यहाँ से आपको कुछ उदाहरण भी करने हैं। और विसर्ग संधि का नियम क्या बना, च वर्ग का भाईचारा किसके साथ होता है, तालव्य श के साथ। तो विसर्ग के बाद में च छ श दिख जाए तो विसर्ग के स्थान पर क्या बैठा देना है, तालव्य श बैठा देना है, जिसके कारण हम उदाहरण कर पाएंगे निहि
प्लस चिता निश्चितः, नी प्लस शुल्क निःशुल्कः, नी प्लस छलः निश्छलः। इस प्रकार से सारे उदाहरण कर पाएंगे। तो उच्चारण स्थान भी क्लियर हुआ और संधि के कोई यण संधि और विसर्ग संधि के 2 पॉइंट भी क्लियर हुए। आगे चलते हैं, आगे आइएगा मित्रों। ये आपको करने हैं घर बैठकर, कमेंट में बताने हैं मुझे कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। धन्यवाद मित्रों। आगे चलते हैं। अगला तीसरा सूत्र कौन सा है? तीसरे सूत्र की परिचर्चा करते हैं मित्रों। बहुत ही अच्छा टॉपिक है उच्चारण स्थान। तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है मित्रों आप लोगों को। तीसरा जो पॉइंट आया है मित्रों, तीसरा सूत्र कौन सा है? तीसरा सूत्र आ रहा है ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखिएगा मित्रों, सूत्र आ चुका है ऋतु रसाणाम मूर्धा। एक बार सारे घर बैठकर बोलिएगा ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखिएगा मित्रों, बोलिएगा ऋतु रसाणाम मूर्धा। तुरंत याद हो जाएगा, 1-2 बार बोलने मात्र से याद हो जाएगा ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो मूर्धा क्या होता है मित्रों? मूर्धा होता है जो आपका दांत है, ये ऊपर वाले दांत है, इससे पीछे वाला खुरदरा सा जो भाग है वो मूर्धा कहलाता है मित्रों। तो ये मूर्धा से उच्चारण होंगे जितने भी वर्ण आए हैं। कौन कौन से इनके बारे में देखते हैं, आइएगा। यहां से सबसे पहले लिया मैंने री, री के तीनों भाई ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। कौन कौन से? ह्रस्व दीर्घ और प्लुतः। यहां पर आपके सामने तीनों कंडीशन, ठीक है, री की। आगे क्या बोल रहा है? ट वर्ग। आगे क्या बोल रहा है? र। और आगे क्या बोल रहा है? श। इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थल बतलाया गया है वो कौन सा बतलाया गया है मित्रों? मूर्धा। कौन सा बतलाया गया है? मूर्धा। तो वहीं से पहला प्रश्न तो वैसा ही उच्चारण स्थल का पूछा जाएगा। कोई सा भी वर्ण उठाकर पूछ लेगा उच्चारण स्थल कौन सा है, तो हमें ये सूत्र याद होना चाहिए जिससे हमारा तुरंत सारे वर्ण क्लियर रहेंगे। अब हम बात करते हैं चूंकि संधि की, यहां पर भी संधि की परिचर्चा होगी। देखिएगा कैसे। पहली कंडीशन, री का भाईचारा किसके साथ है? रै के साथ। री का भाईचारा किसके साथ है? रै के साथ। और दूसरा भाईचारा है टैवर का भाईचारा किसके साथ है? सै के साथ। चूंकि ये जो सै देखने को मिल रहा है, ये सै कौन सा सै कहलाता है? मूर्धन्य। कौन सा सै कहलाता है मित्रों? मूर्धन्य। पहले वाला कौन सा था? तालव्य। तो दूसरे वाला कौन सा है? मूर्धन्य श कहलाता है। आइएगा मित्रों, री और रै का जो भाईचारा है वो मेरे हिसाब से जो संधि कहलाती है वो यण संधि का दूसरा नियम, यण संधि का दूसरा नियम कहलाता है। ध्यान रखिएगा मित्रों, री और रै का जो भाईचारा है वो यण संधि का दूसरा नियम कहलाता है, यण संधि कहलाती है। टै वर्ग और सै का जो भाईचारा है वो विसर्ग संधि कहलाती है। ध्यान रखिएगा मित्रों, कौन संधि कहलाती है? विसर्ग संधि का नियम बन जाता है। कैसे? आइएगा देखते हैं। दूसरा नियम देख रहे हैं हम यण संधि का। ये रहा यण संधि। भाईचारा किसका किसके साथ है? री का भाईचारा ये है रै के साथ। री का भाईचारा किसके साथ है? रै के साथ। देखिएगा मित्रों, री का भाईचारा रै के साथ। उदाहरण करते हैं। जैसे देखिएगा मित्रों, मैंने एक उदाहरण लिखा। मैंने कहा मातृ प्लस आज्ञा। एक उदाहरण लिखा मित्रों, मातृ प्लस आज्ञा। प्लस से पहले किसकी मात्रा है मित्रों? देखिएगा, आपको साफ साफ देखने को मिल रही है री की मात्रा। चूंकि री की मात्रा ऐसी ही लगती है, आपको मैंने बताई थी कल ही बात, री की मात्रा ऐसी ही लगती है। तो री की ह्रस्व री की मात्रा है, इसको मैं अलग अलग कर देता हूं। देखिएगा, माँ, आधा तय और आधे तय में जो मात्रा लगी हुई है वो लगी हुई है ह्रस्व री की मात्रा। और उसके बाद में क्या है? माजी की आज्ञा। ये लीजिएगा मित्रों, तो हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है री। तो हमें री को तो भगा देना है और री के स्थान पर किसको बैठा देना है? रै को बैठा देना है। रै आधा या पूरा? आधा मित्रों, क्योंकि आधा ही रै काम में लिया गया है। तो यहां पर हम स्थिति नीचे लाते हैं तो क्या बनता है? माँ, आधा तय,
री के स्थान पर क्या बनेगा मित्रों, जल्दी बताइएगा मेरे विद्वान मित्र साथी बताएंगे। री के स्थान पर र आ चुका है और उसके बाद में क्या बन गया, आज्ञा। अब देखिएगा मित्रों, यहां पर त र और आ, त र आ एक संयुक्त स्थिति बन रही है। देखिएगा मित्रों, हिंदी भाषा में आपने देखा होगा संयुक्ताक्षर क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 देखे होंगे। चूंकि संस्कृत भाषा में ये अक्षर काम में नहीं लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, अक्षरम इति न अक्षरम इति अक्षरम, अर्थात इनको काम में नहीं लिया गया है वर्ण विस्तार में, पर हिंदी भाषा में जरूर काम में लिया गया है। संस्कृत भाषा में ऐसे कोई भी वर्ण विचार में कहीं पर भी क्ष, त्र, ज्ञ, श्र देखने को नहीं मिलते। इनको केवल संयोग की स्थिति मानी गई है। संस्कृत भाषा में इन्हें केवल संयोग कहा है, ध्यान रखना, संयोग या संयुक्त व्यंजन कहा है, संयोग या संयुक्त कहा है, ध्यान रखिएगा मित्रों, और कुछ नहीं कहा गया है। क्ष बनता है आधा क, आधा श और कोई ना कोई स्वर जुड़ जाए तो क्ष बन जाता है। आ जुड़ता तो क्ष, ई जुड़ता तो क्षी। त्र कैसे बनता है मित्रों, आधा त, आधा र और कोई ना कोई भी स्वर जुड़ जाए तो त्र बन जाता है। आ जुड़ता तो त्रा और री जुड़ता तो त्रि। आगे ज्ञ जो है वो बनता है ज प्लस य प्लस कोई ना कोई स्वर के योग से। देखिएगा मित्रों, इसका उच्चारण तो वैसे सही होना चाहिए ज्य, क्या होना चाहिए, ज्य। जैसे आप संज्ञा बोलते हो संज्ञा बोलना चाहिए, उसी प्रकार से, पर हमारा जो परिवेश है उसमें हम ज्ञ ही बोलते हैं, तो उस ज्ञ का उच्चारण ही करना उचित ही माना जाएगा। पर आप जय बोले तो एक विद्वता की आपके सामने बोलने की सामर्थ्य बहुत अच्छी रहेगी मित्रों। पर आपका जैसा परिवेश है उस परिवेश में जैसा बोलना चाहे वैसा बोल सकते हैं, आप पर कोई आपत्ति नहीं है। आगे देखिएगा, स्र कैसे बनता है, तालव्य श, आधा र और कोई ना कोई क्या जोड़ दिया मित्र, स्वर जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, स्र। तो यहां पर हम देखें तो कंडीशन दिख रही है त, र और आ, त, र, अ, त्र, आ होता तो त्रा, तो यहां पर मैं त, र, आ को मिलाकर क्या बना दूं मित्रों, त्रा बना दिया। देखो त्रा बना दिया, बचा क्या क्या, पहले बचा मां और आगे क्या बचा, ज्ञा। तो यहां पर उदाहरण बन गया मात्राज्ञा। और मात्राज्ञा में जो संधि मानी जाएगी मित्रों, वो कौन सी मानी जाएगी आपके सामने, यण संधि। कौन संधि मानी जाएगी, यण संधि। इसी प्रकार से कुछ उदाहरण करने के लिए देता हूं, वो बना के देखिएगा। पितृ प्लस आदेश, मातृ प्लस इच्छा, भ्रातृ प्लस आगच्छतु, भ्रातृ प्लस आगच्छतु। देखिएगा ये तीनों उदाहरण बना के देखिएगा, आपसे बन पाते हैं क्या, बनाकर कमेंट करिएगा। यहां पर यण संधि मानी जाएगी। आगे मैं चलता हूं मित्रों, वही विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग संधि क्या कहते हैं मित्रों, यहां पर विसर्ग संधि, भाईचारा किसका किसके साथ है। विसर्ग संधि में देखें तो भाईचारा है आपका ट वर्ग और मूर्धन्य श के साथ भाईचारा है। यहां पर संधि का नियम क्या बन के आएगा, देखिएगा मित्रों, यहां पर संधि का नियम क्या बन के आएगा, नियम बन के आएगा कि अगर विसर्ग के बाद में आपको दिखे ट, ठ या मूर्धन्य श ये देखने को मिले, तो हमें करना क्या है मित्रों, इस विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर हमें मूर्धन्य श बैठा देना है। कौन सा श बैठा देना है, मूर्धन्य श बैठा देना है। अगर हम मूर्धन्य श बैठा देंगे तो यहाँ पर जो उदाहरण बन के आएगा वो विसर्ग संधि का ही उदाहरण बन के आएगा। कैसे, जैसे देखिएगा मित्रों, मैंने एक उदाहरण लिखा, धनु प्लस टंकारः, धनु प्लस टंकारः, तो यहां पर बन के क्या आएगा, विसर्ग के स्थान पर बैठा दो तो बन जाएगा धनुष टंकारः, धनुष टंकारः। ध्यान रखिएगा मित्रों, जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया, रामः प्लस षष्ठः, रामः प्लस षष्ठः, तो यहां पर उदाहरण क्या बन के आएगा, राम षष्ठः।
देखिएगा मित्रों, तो यहाँ पर उदाहरण बन गया है रामषष्ठः, अर्थात विसर्ग के बाद में ट, विसर्ग के बाद में श दिखाई दे रहा है, तो हम विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श लेके आ रहे हैं। और ये उदाहरण जो बनेंगे वो किस संधि के बनेंगे, विसर्ग संधि को देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा मित्रों, हमारा आज का तीसरा सूत्र भी कंप्लीट हो रहा है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। हम चूंकि आज इतना ही पढ़ेंगे मित्रों, ऋतु रसाणाम मूर्धा पार्ट 1 के रूप में है, हम कंटिन्यू 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं बनाएंगे क्योंकि यही आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि संधि भी बहुत है, संधि के उदाहरण भी आप लोगों को करने हैं। तो आज का सूत्र अंतिम सूत्र था ऋतु रसाणाम मूर्धा पार्ट 1 के अंतर्गत 3 ही सूत्र पढ़ेंगे। ऋतु रसाणाम मूर्धा सूत्र क्या कह रहा था, री ट वर्ग र श, अर्थात री का मतलब तीनों री, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ट वर्ग र और श, उच्चारण कहां से होगा, मूर्धा, और इस स को क्या कहेंगे, मूर्धन्य श। री और रे का भाईचारा यण संधि और ट वर्ग और स का भाईचारा विसर्ग संधि। तो मित्रों मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, पब्लिश करिएगा। मित्रों सबको बताइएगा कि आपको संस्कृत भाषा पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है, और ये ऐसे तरीके, ऐसे नियमावली, ऐसी स्थितियां जो कहीं नहीं मिलती यहीं देखने को मिलेगी। पहली बार वीडियो देखने को मिलेगा यूट्यूब पर ऐसा, जो उच्चारण स्थान के साथ साथ संधि के टॉपिक भी क्लियर होंगे। तो अच्छे से स्टडी करिएगा मित्रों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और अच्छी मन लगाकर स्टडी करिएगा। तो बहुत ही अच्छा मौका है तैयारी करने का, घर बैठकर तैयारी कर रहे हो, अच्छे से अच्छे तैयारी करो। धन्यवाद मित्रों, कल वापस मिलते हैं, धन्यवाद।